नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि अब ममता बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के ऊपर सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आज हम आपको एक और खबर बताने वाले हैं, वो भी बहुत बड़ी है कि संदेश खाली में जहां पर कि एक बार इससे पहले हथियारों का जखीरा मिला था, जो वीडियो हमने आपको पहले दिखाई भी है, वो उस मामले के बाद यानी उस वो तो तालाब से निकला था, लेकिन अब देखिए कि अब ये हथियारों का एक और जखीरा संदेश खाली से ही बरामद हुआ है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे गुंडों को डंडे पड़ रहे हैं, गुंडों के मुंह से ये निकल रहा है कि अब यहाँ हथियार छिपा है, अब वहां हथियार छिपा है, और ये हथियार एक दो नहीं, दर्जनों की संख्या में बरामद किया जा रहा है। तो संदेश खाली की यह घटना है। इसके अलावा एक और खबर बताएंगे कि जो खास करके अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली से वापस कोलकाता लौटे थे और सीआईडी के पास, हालांकि वो कल ही पहुंचे थे, लेकिन उसमें क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की, और इस बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ममता बनर्जी के ऊपर भी अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, अभी तक तो ये एफआईआर का सिलसिला सिर्फ अभिषेक बनर्जी के ऊपर दिख रहा था, लेकिन अब ये ममता बनर्जी के ऊपर भी दर्ज कर लिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार प्रवीण जी। ट्रू वाइब के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ममता बनर्जी पर जो एफआईआर हुआ है, ये दूसरा एफआईआर है। हम्म। एक एफआईआर 4 जून को दर्ज किया गया था, जिसमें सिलीगुड़ी में साइबर ब्रांच में ये हम्म। एफआईआर दर्ज करवाया गया था। वो जी जी उस्मान जी। हादी का तो नाम उन्होंने नहीं लिया था ममता बनर्जी ने, लेकिन उस्मान हादी हम्म। के हत्या का घटना का उल्लेख करके भारत सरकार पे बहुत ही गंभीर और घिनौने आरोप लगाए थे, जो हम्म। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है 4 जून को। और जी। आज जो हुआ है वो कलकत्ता में हेयर स्ट्रीट में दर्ज किया गया है, जो सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर। और हम्म। नाम नाम दर्ज एफआईआर, यानी नाम के साथ एफआईआर किया गया है। और हम्म। इसमें आप देखिए कि क्या है कि 2026 में जो राजनीतिक भाषण, वो पॉलिटिकल स्पीच जो दे रही थी, तो उसमें कई ऐसी बातें उन्होंने कही थी। एक तो ये कहा था कि अगर वो एक खास मजहब के लोगों को छोड़ देंगी, तो हम्म। 10 मिनट में वो दूसरे बहुसंख्यक धर्म के लोगों को 12 बजा देगा दिन में। एक तो ये। हम्म। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो राम का धर्म है वो बहुत ही गंदा धर्म है, वो गंदा धर्म हम नहीं मानता है। ये बयान हम्म। उन्होंने कहा था जब ईद के समय मुस्लिम भाइयों के साथ वो स्टेज शेयर कर रही थी, तब उन्होंने ये बयान दिया था। और तब हम्म। खास धर्म के लोगों ने, खास मजहब के लोगों ने तालियां भी खूब बजाई थी कि सनातन धर्म गंदा धर्म। तो ये दो, हम्म। यानी 3 तरह के मामलों पर इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। पहला जो एफआईआर इन पर दर्ज हुआ था, वो हम्म। उस्मान हादी के हत्या के बारे में बिना किसी मतलब के भारत सरकार पर जो आरोप उन्होंने लगाया था, वो हम्म। उसको लेकर अधिवक्ता रिंकी सेन चटर्जी ने शिकायत एफआईआर दर्ज करवाई है। तो वो मामला भी हम्म। चलेगा, वो सिलीगुड़ी में दर्ज। दूसरा जो उसमें है शायद ये कहा गया था, उसमें शायद ये कहा गया था कि वो जो मारने वाला था वो भारत आया था, और भारत में उसके बाद जो है उसको कैसे, खास करके केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को कहा कि आप जो है इसको यहाँ पर पकड़िए और फिर क्या क्या कीजिए, लेकिन ममता बनर्जी वो बोल रही थी कि वो खुलकर बोलना नहीं चाह रही है कि अगर खोलेंगी तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। और उसी के बाद बांग्लादेश में एक प्रकार से ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर जो है वो विरोध भी हो रहा था कि देखिए कि ममता बनर्जी हमारे साथ है, लेकिन वहां की सरकार यानी भारत सरकार किस प्रकार से यहाँ पर मरने वालों को कैसे वहां पर प्रश्रय दे रही थी। तो ये जो नहीं, है इसमें इस। इसमें नहीं, इसमें प्रवीण जी कई पहलू हैं। पहला हम्म। पहलू यह है, देखिए, ममता बनर्जी के झूठ को एक्सपोज करने की भी जिम्मेदारी, चूंकि हम लोग एक अल्टरनेट मीडिया है, और हम्म। ये जो लेफ्ट लिबरल खान गिरोह उर्दू वुड है, ये हम्म। खाली फर्जी खबरें फैला। देखिए, हम्म। पहली बात क्या है कि जो हत्यारा था वो मेघालय होकर प्रवेश किया, और हम्म। उसके बाद उसको भारत सरकार ने सौंप दिया अगले ही बांग्लादेश दिन। पुलिस को।
अगले सौंप दिया। उसके बाद बांग्लादेश की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को क्लीन चिट दी जब उस हत्यारे का इंट्रोगेशन हुआ। दूसरी बात, यानी बांग्लादेश पुलिस कब का क्लीन चिट दे चुकी है कि इसमें किसी भारत की किसी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी बात है, वो कुछ पर्सनल मुद्दे पर उसने उस कांड को अंजाम किया था और उस हत्यारे ने इस गुनाह को कबूल भी कर लिया। सोचिए, उसके बाद ये घृणा फैलाना और इतना सब कुछ करने के बावजूद जो इन्होंने बोला नहीं था ममता बनर्जी, आमी बोलबो, आमी राज खोलबो, तो बांग्लादेश की जो विदेश राज्य मंत्री हैं, मैं उनका नाम अभी ध्यान में नहीं ला पा रहा हूं, महिला हैं वो, उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी चूंकि इलेक्शन हार गई हैं इसीलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके बयान का भारत बांग्लादेश संबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सोचिए, इतनी सैनिटी तो बांग्लादेश के मंत्रियों में है, सरकार में है, लेकिन इनको इतनी भी सैनिटी नहीं है, इतनी भी इंटेग्रिटी नहीं है कि क्या बयान हम दे रहे हैं उससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं, भारत की नागरिक हैं, 3 टर्म की मुख्यमंत्री रही है, संवैधानिक पद पर रही है, इसके बाद इस प्रकार का बयान दे रही हैं। केंद्र में मंत्री भी रही हैं वाजपेयी सरकार के समय, और वाजपेयी सरकार के समय में और कांग्रेस के समय में भी इनको बहुत सारे पद दिए गए। और तब देखिए इनका ये बयान कि इससे भारत और बांग्लादेश के संबंध को ये बिल्कुल ध्वस्त कर देना चाहती है, और ये आज से नहीं करना चाह रही है, लंबे समय से ये करना चाह रही है। और इसके पीछे इनका दूसरा मकसद है, वो वहां जमा और प्रोटेस्ट भी जो किया है जमात और छात्र शिविर के लोगों ने किया है, जो वहां बहुत ही कट्टरपंथी एलिमेंट माना जाता है। अब संजीव जी, हम लोग अपने दूसरे सेगमेंट में आते हैं, और दूसरा सेगमेंट ये है कि संदेश खाली में जो ये देखिए हथियारों का जो ये जखीरा बरामद हुआ है, ये जैसे जैसे गुंडों को डंडे पड़ रहे हैं उसके बाद ये हथियारों का जखीरा और भी बरामद होते जा रहा है। लेकिन ये बंगाल के अन्य जिलों से तो हो ही रहा है, खास करके संदेश खाली से, जहां से शाहजहां शेख आता है। शाहजहां शेख के जो सबसे करीबी, खास करके जो गोपाल दास और रॉबिन दास हैं, उसके इलाके से ये बरामद किया जा रहा है। अभी वो दोनों फरार है। अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद और कितने ऐसे हथियार और बरामद होंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब जो ये हथियार बरामद हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि शुभेंदु सरकार अब गुंडों पर नकेल कस रही है और आने वाले समय में इसका पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा? देखिए, बंगाल में एक होता है गुंडा, क्रिमिनल, एक होता है क्रिमिनल सिंडिकेट या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं, संगठित अपराध, और वो कई तरह का है। वो एंटी नेशनल भी है, वो ड्रग्स का भी करता है ट्रेड। दूसरी बात है कि गाय, बालू और आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको बांग्लादेश भेजना और उससे मुनाफा कमाना, और बहुत तरह की गतिविधियां। इसीलिए तो ये लोग बांग्लादेश बॉर्डर पे भागना चाहते हैं, कोई नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हो रहा है, तो ये पूरा सिंडिकेट है। और संदेश खाली वो जगह है जहां हिंदू महिलाओं पर शाहजहां शेख और उनके गुर्गों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया था। और तब उस संदेश खाली वाली घटना को जब हुआ था, जब महिलाओं ने वहां कहा था कि उनको ऑफिस में बुलाया जाता है देर देर रात, टीएमसी के गुंडे उनको टीएमसी के ऑफिस में बुलाते हैं, गरीब हिंदू महिलाओं और खास करके दलित समाज की महिला, तो उसकी लिपापोती करने की लेफ्ट लिबरल गिरोह ने काफी कोशिश की। लेकिन शाहजहां शेख तो गिरफ्तार हुआ और उसके कहने के बाद, उसके खुलासे के बाद ये सारी कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 बार वहां छापा पड़ा है। और सोचिए, जो बंगाल की तालाब मीठी पानी की मछलियां उगलती थी, रुई, कतला, इलिश उगलती थी, वो बंदूक उगल रही है। वो 2700 गोली उगल चुकी है। सोचिए, लगभग 3000 गोली अभी तक बरामद हुई, 51 बंदूक, राइफल, मास्केट, इस तरह के हथियार बरामद हुए हैं। और अभी ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, अभी बहुत कुछ बरामद होना, क्योंकि इस जो रॉबिन दास है और जो गोपाल दास है वो कल भी फरार हो गया था पुलिस के आने की सूचना मिलते। तो एसटीएफ को इस तरह से एक्शन लेना चाहिए कि लोकल पुलिस को सूचना ना मिले, क्योंकि कोई ना कोई लोकल पुलिस में इन्फॉर्मर होगा जिसको 15-16 साल से इस सिंडिकेट का लाभ मिला है। और हम सब जानते हैं कि कैसे एक खास मजहब के लोगों को जबरदस्ती ओबीसी में शामिल करके फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बना के उनको व्यापक पैमाने पर नौकरी दी गई और हिंदू ओबीसी का हक खाया गया। और ममता की तो चलती और संविधान में थोड़ी सी छूट मिलती तो वो एससी मुस्लिम भी बना देती, ऐसी स्थिति उसने की थी। तो वो पहचाना जाना चाहिए, वो उस नेटवर्क की पहचान होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। क्योंकि देखिए, इलेक्शन से पहले हमने चलाया भी था जो रामकृष्ण
गोयल जो थे, हम्म जो 10-11 साल सेवा दे चुके थे पुलिस में, कलकत्ता पुलिस से, उन्होंने बताया था कि हम्म कैसे, और वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नहीं बताया था, सारे हम्म नौकरी का रिस्क लेके इलेक्शन से पहले बताया था कि कैसे पुलिस में ये दबाव डाला जाता है कि आप एक खास मजहब को एडॉप्ट कर ली, आप बिल्कुल। एक खास तरह के अपराध को रोकना नहीं है। यानी कि पुलिस का भी इस्लामाइजेशन करण हो गया था, बिल्कुल, इस्लामीकरण। बिल्कुल हो गया था, तो बिल्कुल हो गया ये था। तो और ये बहुत ही चिंता की बात थी। लेकिन चलिए, हम्म पाप का घड़ा भर गया ममता और अभिषेक का। अभिषेक भी अब कल 5 घंटे तक सीआईडी ने उनको रगड़ा है, बुरी तरह रगड़ा है, हम्म और बहुत सारी सूचनाएं धीरे धीरे निकलेंगी। और देखिए अब क्या स्थिति है ममता बनर्जी की, कि उनको हम्म कल कहना पड़ गया कि हम पार्टी का विलय नहीं करेंगे। हम्म सयानी घोष की ऐसी स्थिति है कि वो पूरा कलकत्ता में कल आई और वहां का मीडिया बता रहा है, बंगाल का, और दावा हम्म कर रहा है कि वो सयानी घोष ही थी जिसने पूरे मुंह पे पट्टी लगा के, आंख भी बंद करके वो चुपचाप आई, गाड़ी में भाग गई भाई। जो ये हम्म कहती थी कि मैं चड्ढा नहीं और चड्डी नहीं, नहीं कहते थे। हम्म हम्म तो सबके देखिए, आदमी बलवान नहीं होता, राजनेता बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। नहीं, समय लेकिन पलट एक गया। एक सवाल तो उस पर भी बनता है कि ये अचानक से ये फिर कैसे ये लोग, एक ये कहा जा रहा था कि ये लोग जो अलग तृणमूल कांग्रेस से जो टूटकर एक अलग धरा बन रहा है, उस धरे के साथ सयानी घोष भी है। कहा तो ये भी जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा भी उस धरे में जा सकते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने भी साफ साफ इनकार कर दिया, एकदम दो टूक शब्दों में इनकार किया है कि वो ममता बनर्जी ने उनका साथ जिस प्रकार विपरीत परिस्थिति में उनका साथ दिया था, वो भी विषम परिस्थिति में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और अब सयानी घोष भी कह रही हैं, तो ये अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग फिर से वापस ममता बनर्जी की तरफ आ रहे हैं, या फिर पहले उधर गए ही नहीं थे? नहीं नहीं, उसमें 2-3 तरह की बातें हैं कि किस तरह के सांसद को बीजेपी स्वीकार करेगी। क्योंकि हम्म विधायकों का तो वहां अलग गुट है, चाहे जो भी हो। हम्म वहां तो बंगाल में विधायकों ने अलग गुट बना लिया टीएमसी का, और कल मैं सुन रहा था ऋतुपद बनर्जी को, वो कह रहे कि हम्म हमारे पक्ष के विधायकों की संख्या बढ़ के 62 हो गई है, 62 हो गई। हम्म तो सांसद में भी मुझे लग रहा है 2-4 को छोड़कर ऐसे जो विवादित हैं वो हम्म सब अलग हो जाएंगे टीएमसी से। उसका कारण क्या है, देखिए कि 41% की पार्टी, 4 हम्म से मतलब 15-16 दिन बाद जब फाल्टा में उपचुनाव हुआ, तो हम्म 4% की पार्टी रह गई। कैंडिडेट भाग हम्म गया, कैंडिडेट भाग गया। नंदीग्राम में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो उपचुनाव होना है। ममता बनर्जी की कैंडिडेट कहीं से भाग ही नहीं हिम्मत नहीं गया, हो रही है। कैंडिडेट को तो पकड़ करके अब इस प्रकार से घुमाया जा रहा है। आप तस्वीर देख रहे होंगे कि उसी फाल्टा में उसी जहांगीर खान को हाफ पैंट टी शर्ट में पुलिस घुमा रही है, और वहां पर जो इनका एक प्रकार से ये भय बनाए हुए थे अपना, वो सभी भय लोगों से खत्म कर रही है पुलिस। पुलिस साफ साफ ये कह रही है, मतलब कहने का इस परेड का यही मतलब है कि पुलिस ये कह रही है कि अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब वो पुलिस नहीं है, अब ये बदली बदली सी पुलिस है। तो क्या आपको लगता है कि अब इसका जो भय था जहांगीर खान का, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? हाँ बिल्कुल, जब इसके कार्यालय पर हमला किया वहां के लोगों ने, और हम्म पूरा अपना गुस्सा, तनाव, फ्रस्ट्रेशन निकाला, और वहां एक्सपोज भी किया कि कैसे सरकारी राशन, सरकारी दवाइयां, सरकारी त्रिपाल, सरकारी बैसाखी, सरकारी हम्म चश्मे, सरकारी कपड़े तक वहां पे रखे हुए मिले, और वो करोड़ों की रुपए के वो माने जाते हैं। तो वो सब हम्म खत्म हो गया, समय के साथ खत्म हो गया। और नंदीग्राम में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इनके विधायक भाग गए, और हम्म भाग गए। देखिए, और कल्याण बनर्जी ने जो कल कुछ बोला है, उसके हम्म बाद कुछ रह गया बोलने के लिए क्या? वो वही बात बोल रहा है जो रिजू दत्ता बोल रहा था कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल। बहुत ही घमंडी है, उसको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो चाटुकारों की फौज उसने खड़ी की, और उसी ने पार्टी हम्म को शेष कर दिया, यानी फिनिश कर दिया। तो जब हम्म कल्याण बनर्जी बोल रहा है पार्टी फिनिश हो गई है, कर दिया अभिषेक बनर्जी, तो फिर कौन सी पार्टी? अब कोई पार्टी हम्म नहीं। वैसे भी बंगाल में कोई एक बार हारता है तो वो फिर खड़ा ही नहीं हो पाता है। कांग्रेस हारी, खड़ा नहीं हो पाई, सीपीएम हारी, सीपीएम जैसी कैडर बेस्ड पार्टी, मतलब एक दो एमएलए पर आ गई भाई साहब, कहाँ? बिल्कुल। और ये आप देखिए, ये भी तो 8 ही एमएलए पर है, जो 8 एमएलए लास्ट में ममता बनर्जी के साथ थे।
और उसमें से भी कितने रहेंगे गॉड नोज। तो मुझे लगता है कि टीएमसी का समय खत्म हो गया, और यही वजह है कि अब आते हैं अभिषेक बनर्जी पर। अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने कल शाम में पेश हो गए और बताया ये जा रहा है कि 4 से 5 घंटे की पूछताछ हुई है। पूछताछ में क्या कोई राज अभिषेक बनर्जी ने उगला है क्या, और उनके ऊपर और कार्रवाई और बढ़ेगी क्या, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, दो तरह के बात है कि एक तो जो जज साहब ने इनको 3 हफ्ते की छूट दी गिरफ्तारी से, तो आप सोचिए, इसका मतलब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी इन पर, और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली में दुबक के बैठे थे, और ये बहाना बना रहे, कोशिश कर रहे थे कि ये दिल्ली में मीटिंग में हैं, या फिर इनका बहाना ये था कि आगे मानसून सत्र होगा तो उसमें वो हिस्सा लेंगे, इसलिए 3 हफ्ते की छूट दी। वो जज साहब वैसे भी टीएमसी के सारे कारनामों को जानते हैं। पिछली बार नंदीग्राम में जब गई थी रिजल्ट को लेकर ममता बनर्जी ने कि इस रिजल्ट को क्वैश कर दिया जाए और टीएमसी को जीत, या तो टीएमसी को जीत दिखाया जाए या फिर से री इलेक्शन हो, क्योंकि ईवीएम जो है, कुछ ईवीएम फुल 100% चार्ज थे, ये ममता बनर्जी का दावा। तो यही जज साहब ने कहा था कि नहीं, ये सब फालतू बात है, आप 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था उनको। दूसरी बात यह है, देखिए, अभी एक और कल खबर सामने आई थी, और वो बड़ी हैरान करने वाली है प्रवीण जी, बहुत हैरान करने वाली है, इसकी कहीं चर्चा नहीं नेशनल मीडिया। पिछली बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने 100 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इसके हिसाब से हर वोटर को 5,000 से लेकर 10,000 रुपए दिए गए, और तब भी ममता बनर्जी हार गई। आप सोचिए, मैं शुभेंदु अधिकारी की लोकप्रियता, उनके जमीन पर पकड़ के बारे में बता रहा हूं कि 100 करोड़ रुपए अगर एक विधानसभा में खर्च करने के बावजूद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को नहीं हरा पाए, और इस बार तो घर में घुस के हरा दिया, अपने मोहल्ले में हरा दिया ममता बनर्जी। तो खत्म है, फिनिश है। अब ये बात देखिए, है क्या कि इनका जब समय था, इन्होंने इतने अत्याचार किए हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उन्हीं के पार्टी के नेता बोल। और जो सुखेंदु शेखर राय, जिसकी तारीफ भी की कल्याण बनर्जी ने कि चलिए उनमें इतना तो है कि उन्होंने अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी, त्यागपत्र दे। उन्होंने क्या कहा, महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुआ, उन्होंने अर्धसत्य बोला, उनको यह करना चाहिए था, बहुसंख्यक समाज की, हिंदू समाज की महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ टीएमसी राय, लेकिन उन्होंने महिलाएं बोल दिया, तो कोट अनकोट वही है, मतलब वही है, तो सब कुछ खुलासा वही कर रहे हैं। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक और ट्विटर के जरिए यानी एक्स पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को वहां से भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।